एक क्लासेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीपलाना जिला हनुमानगढ़ में कक्षा 10 के अध्ययनरत संस्कृत विषय के जिज्ञासु छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम समास में अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास जैसे शब्द से विदित है, इस समास का प्रथम पद जो होता है वह अव्यय होता है और अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय माने खर्च और ए माने नहीं, जिसका कुछ खर्च नहीं होता है। इस समास में 7-8 अलग अलग शब्द हैं और उन शब्दों के हिसाब से अपने उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस समास में पहला शब्द है यथा। इसका हिंदी अर्थ है अनुसार। हिंदी अर्थ इसका हुआ अनुसार। जैसे इस प्रकार से आपके पेपर में शब्द आता है जो रेखांकित होता है, उसमें हमें 2 चीज़ क्लियर करनी पड़ती है। एक, ये समास शब्द है। अगर इस प्रकार से शब्द आता है तो उसका विग्रह हमें करना पड़ेगा और समास का नाम लिखना पड़ेगा। तो अब ये शब्द है यथाशक्ति। इसका हिंदी अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पर हमने यथा शब्द के बारे में, ये जो अव्यय शब्द है इसका अर्थ हिंदी हो रहा है अनुसार, और इस पूरे शब्द का अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। अब हमें ये पता करना है कि यथा जो अव्यय शब्द है इसने अपना अर्थ अनुसार हिंदी में प्रकट कर दिया है, और जिसको संस्कृत में हम विग्रह करेंगे तो यथा अपना शब्द है वह अनतिक्रम्य। क्या शब्द प्रस्तुत करेगा? यथा शब्द है वह अलग हो जाएगा। इसने अपना अर्थ हमें बता दिया है। यथा का अर्थ होगा अनतिक्रम्य। अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग में होता है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो अंत में मैं शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अब आप इसका विग्रह कर रहे हैं, यथा ने अपने अर्थ बताया है अनतिक्रम्य। अब प्रथम पद जो शक्ति है, शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य नपुंसकलिंग होने के कारण अंत में मैं लग गया है, और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है कि यथा शब्द है वह अपना अर्थ दे रहा है अनतिक्रम्य। अगर शब्द आता है इस प्रकार से पेपर में तो ये है समास और ये है विग्रह, समास का विग्रह। अगर इस प्रकार से शब्द आता है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा शक्तिम अनतिक्रम्य। ये तो वह आधा पार्ट। अब आगे परीक्षक आपसे यह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है, तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे अव्ययी भाव समास। इस बार जो कोर्स है उसमें आपके सिर्फ अव्ययी भाव समास ही कोर्स में दिया गया है, तो 3 अंकों का जो आएगा उसमें आगे जो आपको समास का नाम परिभाषित करना है, समास का नाम आपको लिखना है, तो उसमें आप लिख देंगे अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार अगला शब्द है यथामतिम। यथामतिम, या आप ऐसे कर दीजिए यथामति, यानी बुद्धि के अनुसार। हिंदी अर्थ हुआ बुद्धि के अनुसार। ऊपर वाले वाक्य में
हमने किया। अब आप यहाँ पर देखिए, ये शब्द आते ही अव्ययी भाव समास हो गया है। यथा शब्द आते ही अव्ययी भाव समास है। यथा ने अपना अर्थ क्या बताया है? अनति कर्म्य। अब मति, इसका नपुंसकलिंग मतिम, अनति कर्म्य और ब्रैकेट में अव्ययी भाव समास। यह चीज क्लियर हो गई। अब आप देखिए, यथा योग्यम, यथा योग्यम, योग्यता अनुसार। अब इसमें और इसमें आप देखिए, शब्द आ रहा है यथा, और यथा का हम कर रहे हैं जब विग्रह करेंगे, क्योंकि ये यथा अव्यय शब्द है, वह अपना अर्थ प्रदर्शित कर रहा है अनति कर्म्य, और अनति कर्म्य का हिंदी अर्थ होता है अनुसार, के अनुसार। यथा योग्यम, यथा ने अपना अर्थ यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है कि मेरा अर्थ है अनति कर्म्य। योग्यम अनति कर्म्य ब्रैकेट में अव्ययी भाव समास। इस प्रकार अगर आपके पेपर में शब्द आएगा तो आपको ये विग्रह है, आपको समास बनाना है, आपको ये शब्द लिखना पड़ेगा। अगर समास है तो उसका विग्रह बनाएंगे तो आपको ये शब्द लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट में अव्ययी भाव समास। अगला शब्द है यथा शास्त्रम। यथा शास्त्रम, बात वही है, यथा है सभी में, तो यथा ने अपना अर्थ बता दिया अनति कर्म्य। हिंदी अर्थ हो गया शास्त्र के अनुसार। शास्त्रम अनति कर्म्य अव्ययी भाव समास। यथा कालम, यथा कालम, काल के या समय के अनुसार, तो कालम हो गया। यथा का अर्थ हम करेंगे अनति कर्म्य। कालम अनति कर्म्य अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में 7-8 जो अव्यय हैं, उसमें एक जो पहला अव्यय है वह है यथा, और यथा अपना अर्थ प्रकट कर रहा है अनति कर्म्य। तो ये नपुंसकलिंग के शब्द होते हैं। अंत में इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो मैं का प्रयोग किया जाता है। अब अगला शब्द हम पढ़ेंगे निर। निर शब्द का अर्थ अभाव में। निर शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है अभाव। निर अव्यय है, निर का अर्थ होता है अभाव, यानी निर शब्द जहां आएगा वह अपना अर्थ बता रहा है अभाव, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति होती है पुल्लिंग की रामस्य, रामयो,
रामाणाम। एक वचन रामस्य है, द्विवचन रामयो और बहुवचन रामाणाम। निर्जनम, निर्धनम, निर्जलम, निर्मक्षिकम, निर्मष्कम, निर्बाधम, ये शब्द हैं। अब आप देखिए, सभी में चूंकि निर है, रे हलंत है, आधा है, तो आधा होते ही ये शब्द है, ये आधा रे ऊपर चला गया है। अब हम जब ये शब्द आ रहा है, रे की मात्रा है तो निर हो गया, और निर हमें अर्थ बता रहा है अभाव। अब ये जो अगला शब्द है उसका जब हम विग्रह करेंगे, उसको, उस शब्द को जब हम खोलेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। वह हिंदी में अर्थ है लोगों का अभाव। चूंकि लोग शब्द हैं, देखते ही ये पता लग जाता है कि लोग शब्द एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन का शब्द है, लोगों का अभाव। अब लोगों का अभाव, इसका मतलब बहुवचन हो गया। जन शब्द का रूप हम चलाएंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन। राम का रामानाम होता है तो जन का हो जाएगा जनानाम। और यहाँ पर निर शब्द ने अपना अर्थ प्रकट किया है अभाव। जनानाम अभाव है, अव्ययी भाव समास। समास का नाम हमें लिखना है पेपर में। निर्जनम लोगों का अभाव। लोग शब्द बहुवचन होने के कारण बहुवचन का प्रयोग षष्ठी विभक्ति बहुवचन जनानाम। निर ने अपना अर्थ प्रकट किया है, क्योंकि ये अव्यय है, अभाव है, इति अव्ययी भाव समास। निर्धनम धन का अभाव। हिंदी अर्थ हो जाएगा धन का अभाव। धन शब्द है वह एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का जब हम इसमें प्रयोग करेंगे, राम का रामस्य होता है तो धन का शब्द हो जाएगा धनस्य। धनस्य अभाव है, इति अव्ययी भाव समास। निर्जलम, रे आ रहा है, निर ने अपना अर्थ बता दिया है अभाव है। और इस शब्द में अगला जो शब्द है, इसमें आपको पूर्व में क्लियर कर दिया है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। निर्जलम जल का अभाव। जल का अभाव विग्रह करेंगे जलस्य अभाव है, और आगे नाम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। अब जिस प्रकार से हमने यथा का किया था, उसी प्रकार से अगर ये शब्द विग्रह किया हुआ पेपर में आ रहा है तो उसका आपको क्या बनाना है? समास। और समास जब बनाएंगे तो जलस्य का मूल शब्द है जल, जलम, और अभाव शब्द ने अपना अर्थ बता दिया है कि अभाव का अर्थ होता है निर। तो इसका अर्थ हो जाएगा, जब हम इसका समास बनाएंगे तो निर्जलम। निर्मक्षिकम बहुवचन में है, मक्खियों का अभाव।
मक्षिका माने मक्खी होती है, बहुवचन मक्षिका नाम। बहुवचन हो गया मक्षिका नाम। और अभाव है मक्खियों का अभाव, बराबर अव्ययी भाव समास। अब आप देखिए, नी ऊपर रह है निर, और निर ने अपना अर्थ प्रकट किया है अभाव। और अगले शब्द में निर का अव्यय का जब प्रयोग हुआ है तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति, निर्मशकम मच्छरों का अभाव। मच्छरों का, इसका मतलब बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नाम शब्द। मशका नाम अभाव है, मशका नाम अभाव है, अव्ययी भाव समास। समास का नाम आपको हर अर्थ के अंदर दिखना है। आधे नंबर का है समास का नाम और आधे नंबर का समास या उसका समास विग्रह। अगला शब्द है निर्बाधम, बाधाओं का अभाव। स्त्रीलिंग है बाधा शब्द। षष्ठी विभक्ति जिस प्रकार से लता या रमा का रूप चलता है उसका अर्थ होता है बाधा नाम। बाधा नाम अभाव है, अव्ययी भाव समास। इसको रिपीटेशन अपने और कर लेते हैं कि निर शब्द अव्यय है, इसका अर्थ होता है अभाव। हिंदी के अंदर ये अपना अभाव शब्द प्रदर्शित करते हुए जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक पुल्लिंग में होती है रामस्य, रामयो, रामाणाम। निर शब्द सभी में आया है तो निर शब्द का अर्थ हो गया अभाव। और अगले जो शब्द है उसमें हम जब उसका हिंदी विग्रह करेंगे एक वचन या बहुवचन के हिसाब से, तो अगर एक वचन आ रहा है तो षष्ठी में से लगा देंगे और बहुवचन आ रहा है तो उसमें नाम शब्द अंत में जोड़ देंगे। ये पुल्लिंग का है एक वचन, ये षष्ठी बहुवचन है, ये षष्ठी बहुवचन है और ये षष्ठी बहुवचन है। तो इस प्रकार ये निर शब्द अव्यय जो है उसको हमने समझा है। अब आगे हम तीसरा जो अव्ययी भाव समास का शब्द है वह है से। और से का अर्थ होता है साथ सहित। कारक में भी हमने पढ़ा था सह शब्द, सह शब्द योगे तृतीया, सह शब्द योगे तृतीया। जैसे हमने पढ़ा था सीता रामेण सह वनम गच्छति। स्त्रीलिंग अगर अपने हम करते हैं राम है सीतया सह वनम गच्छति, तो यहाँ पर शब्द है स। स माने साथ अर्थात सहित। इसका हिंदी अर्थ हो गया सह, साथ अथवा सहित। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय। अब पुल्लिंग में अगर हम देखते हैं रामेण, रामाभ्याम, रामई, ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में देखते हैं
लतया लताभ्याम लताभि। अब इसमें एक शब्द है सचित्रम, अगला है सहृदयम, सानुवादम, सानुवादम, शकलम, शास्त्रम, सत्वरम। ये 6 शब्द आपके सामने हैं। इसका जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि इसका पहला जो शब्द होता है वह अव्यय है, स शब्द है वह अव्यय है। और से ने अपना अर्थ हिंदी में बताया है कि साथ अथवा सहित। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे इसमें हम? तृतीया। कौन सी विभक्ति? तृतीया। पुल्लिंग में अगर हम करें रामेण रामाभ्याम रामई। स्त्रीलिंग की बात करते हैं, कोई शब्द अगर स्त्रीलिंग का है लतया लताभ्याम लताभि। अब सचित्रम, चित्र के साथ या चित्र सहित। अब से ने अपना अर्थ क्या बता दिया? साथ। सहितम, जब इसका हम विग्रह करेंगे से का तो उसमें हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सहितम। से शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो से शब्द का अर्थ हम सहितम से विग्रह करेंगे और उसके बाद में इस शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति लगाएंगे। चित्र के साथ। हिंदी में हमने इस शब्द को पढ़ा है, एक वचन है, तो चित्र की तृतीया एक वचन। राम की रामायण होती है तो चित्र की चित्रेण। चित्र शब्द का अर्थ हो गया, तृतीया हो गई चित्रेण। और यहाँ पर स है तो इसने अपना अर्थ क्या बताया है? सहितम। चित्रेण सहितम अव्ययी भाव समास, ये इसका अर्थ होगा। आपको अगर इस प्रकार से आ रहा है चित्रेण सहितम, तब अगर समास बनाना है तो सचित्रम शब्द लिखेंगे। सचित्रम अगर पेपर में आया है और उसका विग्रह करना है, उसको शब्दों को अलग अलग करना है, तो उसमें चित्रेण सहितम और आगे हम समास का नाम है वो अंकित कर देंगे। सहृदयम, हृदय के साथ या हृदय सहित। अब हृदय शब्द है, उसकी तृतीय विभक्ति बनाइए। जिस प्रकार चित्र की चित्रेण तो हृदय की हृदयन, हृदयन। और वही बात से का अर्थ हो गया, इसने अपना अर्थ बताया है इस अव्यय ने, सहितम और अव्यय भाव समास। से प्लस अनुवादम बराबर दीर्घ संधि, अनुवाद सहित। इसमें आप कहोगे कि सा शब्द है, सा नहीं, इसको अगर हम संधि में लेंगे से प्लस अनुवाद, से प्लस अनुवाद। ए प्लस ए बराबर आ, यानी अका स्वर्ण है, दीर्घ है, दीर्घ संधि हो गई। से शब्द इसमें आया है, से का अर्थ होगा सहितम अनुवादेन। अनुवाद की तृतीय विभक्ति हो जाएगी अनुवादेन और से का अर्थ हो गया सहितम। और कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। सकलम, सकलम इसका अर्थ होता है कलाओं
सहित। अब आप देखिए, कला शब्द है, कलाओं सहित। कला शब्द है वह है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में भी बहुवचन। कलाओं शब्द है वो स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में भी कौन सा वचन हो गया? बहुवचन, कलाओं सहित। तो जिस प्रकार से लता का रूप चल रहा है बहुवचन में लता भी, तो कला का हो जाएगा कला भी, कला भी। और स का अर्थ हो गया सहितम, कला भी सहितम बराबर अव्ययी भाव समास। स प्लस अस्त्रम, जिस प्रकार से स अनुवादम हमने किया था, स प्लस अस्त्रम, अस्त्र यानी हथियार, और स माने सहित, और स ने अपना अर्थ बताया है सहितम। स अस्त्रम, अस्त्र सहित। और अस्त्र सहित में, अस्त्र में तृतीय विभक्ति एक वचन करेंगे, अस्त्रेण सहितम, और अव्ययी भाव समास। और आखिरी उदाहरण है सत्वरम, शीघ्रता के साथ या त्वरा के साथ। त्वर माने होता है शीघ्र अर्थात जल्दी, यानी त्वरा। त्वरा शब्द है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो जिस प्रकार लता की तृतीय विभक्ति एक वचन लतया होती है, तो त्वरा की त्वरया, और स का अर्थ हो जाएगा सहितम बराबर अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अव्ययी भाव समास के 3 उदाहरण यथा, निर और स, इनका अध्ययन किया है। आशा है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।